नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड शो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है घमंडी। यह चांद का टुकड़ा कहाँ से ले आई बहू? दादी ने पोते को पहली बार गोद में लेकर कहा था, जरा तो मेरे बुढ़ापे का ख्याल किया होता। इसके जैसी सुंदर बहू कहाँ ढूंढती फिरूंगी। कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते दादी के ये शब्द मधु को हजारों बार सुनने के कारण याद हो गए थे और वह अपने को रूपरंग में अद्वितीय समझने लगा था। पापा का यह कहना कि सुंदर और स्मार्ट लगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पढ़ाई खेलकूद में भी होशियारी दिखानी होगी, भी काम कर गया था और अब वह एक तरह से ऑलराउंडर ही बन चुका था और अपने पर मर मिटने को तैयार लड़कियों में उसे कोई अपने लायक ही नहीं लगती थी। इसका फायदा यह हुआ कि वह इश्क-विश्क के चक्कर से बचकर पढ़ाई करता रहा। इसका परिणाम अच्छा रहा और आईआईटी और आईआईएम की डिग्रियां और बढ़िया नौकरी आसानी से उसकी झोली में आ गिरी। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई थी। शादी पारिवारिक, सामाजिक और शारीरिक जरूरत बन गई थी, लेकिन न खुद को और न ही घर वालों को कोई लड़की पसंद आ रही थी। अचानक एक शादी में मामा ने दूर से कशिश दिखाई तो मधु उसे अपलक देखता रह गया। तराशे हुए नैननक्श, सुबह की लालिमा लिए उजला रंग और लंबा कद, बचपन से पढ़ी परी कथा की नायिका जैसी। पसंद है तो रिश्ते की बात चलाऊं? माँ ने पूछा। मधु कहना तो चाहता था कि चलवाने वलवाने का चक्कर छोड़कर खुद ही जाकर रिश्ता मांग लोए, लेकिन हेकड़ी से बोला, शोकेस में सजाने के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे तो बीवी चाहिए अपने मुकाले की पढ़ी लिखी कैरियर गर्ल। उसी जोश में तेज गाड़ी भगाते हुए उन्होंने सड़क के किनारे खड़े ट्रक को इतनी जोर से टक्कर मार दी कि गाड़ी में तुरंत आग लग गई, जिसके बुझने पर राख में सिर्फ अस्थिपंजर और लोहे के भाग मिले। शेष सब कुछ पल भर में ही भस्म हो गया। कशिश तो इस हादसे से जैसे विक्षिप्त ही हो गई थी। अकेली संतान होने के कारण समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे खुद को संभाले और कैसे मम्मी पापा द्वारा छोड़ी गई अपार संपत्ति कोडोट। मधु उसके अथाह दुख को समझ रहा था और यथासंभव उसकी सहायता भी कर रहा था, लेकिन कशिश को शायद उस दुख के साथ जीने में ही मजा आ रहा था। ऑफिस तो जाती थी, लेकिन मधु और घर की ओर से प्राय उदासीन हो चली थी। मधु का संयम टूटने लगा था। एक रोज कशिश ने बताया कि उसने वकील से पापा की संपत्ति का समाजसेवा संस्था के लिए ट्रस्ट बनाने को कहा था, मगर उनका कहना है कि फिलहाल कोठी को किराए पर चढ़ा दो और पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट में डालती रहो। कुछ वर्षों के बाद जब पापा के नाती नातिन बड़े हो जाएं तो उन्हें फैसला करने देना कि वे उस संपत्ति का क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं वकील साहब। मम्मी पापा जीवित रहते तो यही करते और तुम्हें भी वही करना चाहिए जो मम्मी पापा की अंतिम इच्छा थी, मधु ने कहा। अंतिम इच्छा क्या थी? अपने नाती नातिन को जल्दी से दुनिया में बुलवाने की। हमें उनकी यह इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी करनी चाहिए। मधु ने मौका लपका और कशिश को अपनी बाहों में भर लिया। उसका तो अब सवाल ही नहीं उठता, तुम्हारे 7 या 70 खून भी माफ। मधु हंसा, मगर उसके स्वर में क्षमायाचना या पश्चाताप नहीं था। समझ तो गया कि कशिश को तलाक के कागज मिल गए हैं और यह कहकर कि अब उसका सवाल ही नहीं उठता, उसने बात भी खत्म कर दी थी। वह कशिश को उसकी गुस्ताखी और औकात की याद भी दिला दी थी। यूं तो उसे वकील से भी संपर्क करना चाहिए था, पर इससे अहम को ठेस लगती। कशिश से जवाब न मिलने पर जब वकील उससे अगले कदम के बारे में पूछेगा तो कह देगा कशिश ने भूल सुधार ली है। मधु को कशिश के ऑफिस जाने पर तो एतराज नहीं था, लेकिन जब तक मम्मी पापा के घर जाकर कशिश का उदास होना उसे पसंद नहीं था। घर की देखभाल के लिए जाना भी जरूरी था, नौकरों के भरोसे तो छोड़ा नहीं जा सकता था। मधु ने कशिश को समझाया कि क्यों न पापा के क्लिनिक संभालने वाले विधुरडा सुधीर से कोठी में ही रहने को कहें।
सुनकर कशिश फड़क उठी जैसे किसी बहुत बड़ी समस्या का हल मिल गया हो। उसके बाद कशिश पूर्णतया सहज और तनाव मुक्त हो गई। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, घर पर रहकर छोटे मोटे काम करूंगी, जैसे कपड़ों की अलमारी में आने वाले महीनों में जो नहीं पहनने हैं उन्हें सहेज कर रखना और जो ढीले हो सकते हैं उन्हें अलग रखना वगैरह। एक रोज कशिश ने बड़े सहज भाव से कहा, फिक्र मत करो, थकाने वाला काम नहीं है और फिर घर पर ही हूँ। थकान होगी तो आराम कर लूंगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिला करे।